हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका एजुकेशनल स्टडीज़। पेपर का कोड है, आप इसे 103 भी कह सकते हैं या फिर आप इसे पेपर थर्ड भी कह सकते हैं। 2025-27 का ये क्वेश्चन पेपर था। आपकी परीक्षा मई 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 99 रुपीज़ में और सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब देखिए, मैं ये सजेशन तैयार कैसे होता है वो आपको मैं बता दूं। सजेशन देखिए, पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसका ध्यान रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं उसका ध्यान रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने B.Ed एमएड कर रखा है और मैं प्राउडली कहूँगा कि मैंने BBMKU से ही एमएड किया है। मैंने B.Ed यहाँ से नहीं, सिद्धू कानू से किया था। तो इसके अलावा जो जितने भी झारखंड में यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिहार में हो, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने B.Ed एमएड का जो है सजेशन, DLED का सजेशन पिछले 2-3 साल से देने का काम किया और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एजुकेशनल स्टडीज़ क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहां पर पूछा गया था। यहां से आप देख पा रहे होंगे एमएड, और यहां पे इन्होंने लिख रखा है एजुकेशनल स्टडीज TC 103 पेपर का कोड है। 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी और 25-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर था। बाकी जो एक्स रजिस्टर्ड बच्चे हैं, जो पहले 1-2 विषय में फेल हो चुके हैं, वो भी इस परीक्षा में बैठे हुए थे। 3 घंटे का पेपर था, 80 नंबर आप यहां से मैक्सिमम ला सकते थे। ठीक है जी। सेक्शन 1 की बात करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 10 सवाल आपसे पूछे गए थे और 10 दूनी 20 नंबर आपको जो है यहाँ पर मिलता अगर आप सारे सवाल को सही करते। तो पहला सवाल, एजुकेशन हैज अ रिलेशनशिप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन। शिक्षा का निम्नलिखित में से किस विषय के साथ संबंध है? फिलॉसफी से बिल्कुल हम लोग जो है एमएड अगर आपने किया है तो आप फिलॉसफी को भी पढ़ते हो, दर्शन शास्त्र को पढ़ते हो, साइकोलॉजी को भी पढ़ते हो, मनोविज्ञान तुम लोग पढ़ ही रहे हैं, और समाज शास्त्र भी पढ़ते हो। और एक्चुअली एक पेपर भी है आपका, सोशियोलॉजी का एक पेपर भी है आपका। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए क्या है, एक्सोलॉजी इशू इन एजुकेशन फोकसेस ऑन विच रोल ऑफ। शिक्षा में मूल्य मीमांसा मुद्दे किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? पहला ऑप्शन है पीस एंड वैल्यू, दूसरा है टेक्नोलॉजी, फिर स्टैटिक्स, फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा, सांख्यिकी और प्रौद्योगिकी। ध्यान से सुनिएगा, जो एक्सोलॉजी है वो बात किसकी करेगी? पीस और वैल्यूज की, मूल्य की, नैतिकता की, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला सवाल है, स्कूल एज अ साइट फॉर स्ट्रगल एंड सोशल चेंज इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन के स्थल के रूप में विद्यालय किसके साथ संबंधित है? यह जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है? पाउलो फेरे के द्वारा ये दिया गया है, जॉन डीवी, रूसो या फिर टैगोर के द्वारा ये बात कही गई थी? देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन के बारे में पाउलो फेरो ने जो है इसके ऊपर बात की है। जिन्होंने भी टिक किया है अभी तक जो है, सोमनाथ इनका नाम है, और अभी तक मुझे लग रहा है कि इन्होंने सारा आंसर सही किया है। इन्होंने ही पेपर मुझे सेंड किया था। अगला सवाल, द डायनेमिक रिलेशंस ऑफ एजुकेशन इज लिंक्ड विथ, यानी कि शिक्षा का गतिशील संबंध किससे जुड़ा हुआ है? बायोलॉजिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीतिक प्रोसेस यानी कि वही हो गया, और है फिजिकल प्रोसेस या फिर केमिकल प्रोसेस। तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का जो गतिशील संबंध है ना बायो से होगा, ना फिजिकल से होगा, ना केमिकल से होगा, बल्कि ये होगा पॉलिटिकल प्रोसेस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही जवाब होगा। एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल देता हूं। देखिए, भारत में जब सरकार आती है, राइट विंग की सरकार, देखिए राइट विंग और लेफ्ट विंग, तो राइट विंग की सरकार आएगी ना, तो ये ऐसे ऐसे चैप्टर को जोड़ेंगे जिससे जो है देश में राइट विंग की जो आइडियोलॉजी है, यानी कि उनका जो विचारधारा है वो ज़्यादा फैले, पनपे और समृद्ध हो, इस पे वो काम करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है आपके किताबों से। किताब में देखना NCERT में कौन से चैप्टर को हटाया गया, कौन से चैप्टर को जोड़ा गया, इस पे बहुत पॉलिटिक्स होती है। इसकी वजह क्या है भाई? सरकार अपने हिसाब से अपनी आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाना चाहती है। अब बात करते हैं लेफ्ट विंग की, तो लेफ्ट विंग की विचारधारा, जब भी सरकार यहाँ पे लेफ्ट विंग की बनती है तो वो इस पे काम करती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ये क्या है? राजनीतिक प्रक्रिया है। अगला सवाल है, द रोल ऑफ हेडमास्टर इज टू, प्रधानाध्यापक की भूमिका होती है। कैसी होती है भाई प्रधानाध्यापक की भूमिका? कि वो क्लासरूम को, इंस्टीट्यूट को, कक्षा के प्रबंधन का मैनेजमेंट करे, शिक्षण का मैनेजमेंट करे। बिल्कुल सही बात। इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, अब देखिए
शैक्षिक नेतृत्व तो आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? हेडमास्टर यानी कि सारे मास्टर का हेड, तो वो तो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी ही चाहिए। अगला है संस्थागत नीतियों को संभालना, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज को बनाना या फिर हैंडल करना। बिल्कुल तीनों गुण होने चाहिए, यानी कि आंसर आपका फिर से एक बार हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल, करिकुलम शुड बी, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए ना, ये सही ज़्यादा नहीं है। गतिशील होना चाहिए। देखिए सीधी सीधी बात है, ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। डायनेमिक यानी कि गतिशील, समय के हिसाब से चीज़ें बदलती है, हमें अडेप्ट करना है, आगे बढ़ना है। अब एआई के ज़माना में आप बोलोगे नहीं मैं तो एआई यूज नहीं करूँगा, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। देखिए जो काम एआई चंद सेकंड में कर सकती है, वही काम अगर आप मैकेनिकल तौर पे करोगे, अपने आप से करोगे फिजिकल तौर पर, तो वो घंटों समय अगर लग रहा है तो आप एआई का इस्तेमाल करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करिए। इसमें ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल वाली बात नहीं है, जो सच है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। अब आप शर्ट पैंट पहन रहे हो, जीन्स पहन रहे हो, अंग्रेजों ने लाकर ये जो है वेस्टर्न कल्चर हम लोगों के ऊपर थोपा। अब हम कुर्ता पजामा पहन के या फिर आप धोती कुर्ता पहने हुए कितने व्यक्तियों को देखते हो? कहने वाली बात ये, हमें अपने कल्चर को नहीं छोड़ना है, लेकिन जो दूसरे जगहों पे अच्छी चीज़ें चल रही है, जैसे स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, ये दूसरे कंट्री में अच्छे से बन पा रही है तो हम लोग उसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या है? डायनेमिक है, यानी कि समय के साथ बदलना कोई बुरी बात नहीं है, पॉजिटिव जो है बदलाव होना जरूरी है। स्कूल्स सर्व एज अ साइड ऑफ अ करिकुलम एज, विद्यालय जो है पाठ्यक्रम की भूमिका के रूप में कैसे कार्य करते हैं? एक्टिव एजेंसी होना अच्छी बात है, पैसिव यानी कि निष्क्रिय माध्यम गलत बात है, पारस्परिक माध्यम सबसे बेहतर ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन सही था, और प्रतिक्रिया माध्यम भी आपका ठीक ठाक है, लेकिन सबसे बेहतर है पारस्परिक जो इंटरेक्टिव एजेंसी है, यानी कि इंटरेक्टिव होकर के आप जो है अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। आंसर आपका जो है जी सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। आगे देखिए अगला सवाल, एजुकेशन इज अ डायनेमिक साइड ऑफ अ फिलोसफी, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, किसने ये बात कही थी? शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डीवी, जॉन एडम, या फिर ब्रेडेंड रेसल, या फिर जॉन लॉक के द्वारा ये बात कही गई थी? तो देखिए जॉन एडम का ये स्टेटमेंट है। आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, अंतः विषयक प्रकृति का तात्पर्य क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का क्या मतलब है? कि आप दूसरे सब्जेक्ट से लिंक हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स जो है क्या एसएसटी से लिंक्ड है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स जो है, आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो तो ये देखिए कहीं कहीं पे मैथ्स से भी लिंक्ड है। और जब आप पीजी वगैरह करते हो तो देखना मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी आपको पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी होता है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? दोनों सब्जेक्ट से इंटरकनेक्टेड है। तो आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हो, अगर आपको मैं कहूं कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे कि आश्चर्य नहीं मानना है आपको, क्योंकि मैथ्स में जब आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, भाषा संबंधी बात, तो अगर वो हिंदी में लिखी हुई किताब है तो आप हिंदी पढ़ रहे हो, गाहे बगाहे जैसे भी हो, आप हिंदी साथ में जो है लर्निंग आपकी हो रही है हिंदी की भी। इसी तरह से अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो गणित में भी आपको जो है वो फायदा पहुंचाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, नोशनिंग एंड इवोल्यूशन रेफर्स टू, निगरानी और मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है? नया किताब खरीदना ये तो बहुत बकवास वाली बात है। खेल निरीक्षण करना भी नहीं होगा, बल्कि हाँ गतिविधि का आयोजन करना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ बात हो रही है मूल्यांकन की। मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट करोगे, आप देखोगे क्या प्रगति हुई, क्या कमी रह गई और उसे कैसे ठीक करना है। ये करने का काम आप कब करोगे? जब स्कूल का निरीक्षण और मूल्यांकन आप करोगे, इंसेप्शन करोगे, इंसेप्टिंग और असेसमेंट करोगे, तभी ये हो पाएगा। सेक्शन बी की बात करेंगे, शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का जवाब दें, 4 पंचे 20 नंबर आपको मिलेगा। सवाल क्या है? राइट शॉर्ट नोट ऑन यूनिवर्सल नॉलेज एंड कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, सार्वभौमिक ज्ञान और प्रासंगिक ज्ञान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सवाल नंबर 3, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में विज्ञान और तकनीक के योगदान की चर्चा करें। सवाल चौथा, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, शिक्षा और राजनीति के बीच के संबंध की व्याख्या करें। सवाल 5वां, डिस्कस स्कूल एज अ साइड ऑफ अ करिकुलम एंगेजमेंट, यानी कि विद्यालय पाठ्यक्रम सहभागिता के स्थल हैं, इसके ऊपर चर्चा करें। 6वां सवाल, राइट नोट ऑन टीचर्स ऑटोनॉमी एंड एकेडमिक फ्रीडम, शिक्षक की स्वायत्तता और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर एक टिप्पणी लिखें। देखिए टीचर को ना एक बात का बहुत खास ख्याल रखना होता है। बहुत सारे लोग बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं ना, तो इन चीज़ को ध्यान में नहीं रख पाते हैं। आप फैक्ट पढ़ाने के लिए आपको जो है हायर किया गया है, हालांकि आप उस पे जो है उसको कॉन्टेक्स्ट को जो है सही तरह से एक्सप्लेन करें, लेकिन कई टीचर इमोशनल होकर के जो उनकी विचारधारा है वो आप नरेट कर देते हो बच्चों को।
ठीक है, इससे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे ब्रेन वॉश आपका हुआ है। देखिए जो वीर सावरकर कहा जाता है इनको, ठीक है, सावरकर हम लोग चलते हैं मान करके, बीडी सावरकर के बारे में बात हो रही है, तो सावरकर के बारे में जैसे ही आप सुनोगे ना सावरकर के बारे में, तो देखिएगा जो मुस्लिम लोग हैं या फिर जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं या फिर कोई और भी है, तो वो सावरकर को बोलेगा ये गद्दार था, इसने अंग्रेजों से दोस्ती कर ली थी। ठीक है, लेकिन आप जानकर हैरान हो गए, यही सावरकर इंसान था जिसने 1857 को जो है पहला रिवोल्ट माना और स्वतंत्रता की पहली लड़ाई डिक्लेयर किया था। इसके ऊपर किताब भी इन्होंने लिखा था। तो कहने वाली बात है कि सावरकर जो है दोनों फेस है। देखिए आपके अंदर बहुत सारी खामियां हैं और बहुत सारी खूबियां भी है, उसी तरह से सावरकर के अंदर भी खूबियां और खामियां थी। सावरकर ने माफीनामा लिखा है, ये फैक्ट है, इसमें किसी भी तरह का मैं आपको जो है इफ और बट नहीं लगाऊंगा। सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी और 1857 के क्रांति और देश की आज़ादी के लिए भी बहुत काम किया है। ये दोनों बात सच है। ये बात ना आपको बीजेपी के नेता बताएंगे, ना ही कांग्रेस के नेता बताएंगे, ना मुस्लिम लीडर बताएंगे, ना कोई और बताएगा। सावरकर को दोनों तरफ से हर जगह से जो है इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे जो एक कर दिख रहा है ना आपको, तो ये मराठी अस्मिता के लोग जो कर लगाते हैं, तेंदुलकर, अगरकर, सावरकर, गवास्कर, तो ये जो कर वाली है, लता मंगेशकर आपने सुना होगा, तो ये मराठी अस्मिता के लोग जो है सावरकर को अच्छा मानते हैं। और इसी तरह से जो है कांग्रेस उनको जो है डिफेम करती है। राहुल गांधी देखना इस पर बहुत अटैक करते हैं। ये बात भी सच है, उन्होंने माफी मांगी है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। तो इस तरह से आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए सावरकर के बारे में। गांधी जी के अंदर भी बहुत सारी कमियां थी और बहुत सारी खूबियां थी। ठीक है, कैसे उन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में योगदान दिया। अपना योगदान तो इनडायरेक्टली दिया, क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए, वो तो नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जीते गांधी जी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जब प्रचंड बहुमत से जीत गए तो ये नागवार गुजरा। लेकिन आप देखिए सुभाष चंद्र बोस की महानता, बाद में उन्होंने जो है गांधी जी को बापू कहा, राष्ट्रपिता कहा। तो कहने वाली बात यह है कि आपको हमेशा फैक्ट पे जाना है, इमोशन में नहीं बहना है। बहुत सारा इमोशन में बह के मैंने बहुत सारी बातें कर दी। सवाल नंबर 7, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ मीडिया इन द सपोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की सहायता प्रणाली में मीडिया की भूमिका की व्याख्या करें। सवाल सी, सेक्शन सी से आया है। 10 सवाल, एक्चुअली 4 सवाल है, 10-10 नंबर का सवाल होगा। पहला, क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज इन यूनिक टू द डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के विषय में अद्वितीय अवधारणाओं तथा सिद्धांतों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। अगला सवाल है, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ अ लिंकिंग स्कूल नॉलेज विद द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। विद्यालय ज्ञान को वैचारिक ज्ञान के साथ जोड़ने की प्रक्रिया की विवेचना करें। सवाल नंबर 10, डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विद अदर सब्जेक्ट सच एज फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, प्रबंधन और अर्थशास्त्र के साथ शिक्षा के संबंधों के बारे में विस्तार से बात कीजिए। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, डिस्कस द इशू रिलेटेड टू प्लानिंग, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा के नियोजन, प्रबंधन, निगरानी से संबंधित मुद्दों पर बात कीजिए। सवाल 12वां, हाउ कैन स्कूल सर्व एज अ साइड फॉर सोशल चेंज, डिस्कस विथ एग्जांपल्स। विद्यालय सामाजिक परिवर्तन के स्थल के रूप में कैसे कार्य कर सकते हैं, उदाहरण सहित चर्चा करें। सवाल नंबर 13, डिस्कस द पार्टिसिपेशन ऑफ अ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन स्कूल एजुकेशन। विद्यालय शिक्षा में विभिन्न हितधारकों के भागीदारी पर चर्चा करें। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर एजुकेशन स्टडीज़ का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।